जी, आज आप लोगों ने कहा था IAS 37 हम लोग स्टार्ट करेंगे। IAS 37 का नाम है प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स। आप लोगों को मैंने कल भी डिस्कस किया था कि पास्ट पेपर के अंदर अगर आप देखें हर अटेम्प्ट में IAS 37 का क्वेश्चन आता है। अगर इसका कोई 12, 15, 20 नंबर वाला क्वेश्चन ना भी हो तो 3-4 नंबर का एक पार्ट लाजमी टेस्ट किया जाता है। बाकी IAS 37 का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाता है, IAS 10 के साथ मिलके भी आ जाता है, और भी कुछ टॉपिक हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं इसकी एप्लीकेशन आ जाया करती है। हर स्टैंडर्ड की तरह इस स्टैंडर्ड के अंदर भी कुछ डेफिनेशंस हैं, तो वहीं से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सो डेफिनेशंस हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 1 इज प्रोविजन। कि प्रोविजन क्या चीज है? स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, कह रहा है प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। ठीक है, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। कहता है प्रोविजन जो है ये आपकी लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी? जिसकी या टाइमिंग तो या फिर अमाउंट अनसर्टन होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन में आता है ये क्या चीज हो सकती है? फर्ज करें मैंने आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेची, मतलब फर्ज करें मैंने आप लोगों को एसी बेचा। आप लोगों को मैंने कह दिया कि इसकी 5 साल की वारंटी है, मतलब 5 साल में अगर इसको कोई इशू बनता है आप मेरे पास लाएं, मैं आपको इसको फ्री रिपेयर करके दूंगा। चीज मैंने आपको आज बेच दी, सेल मैंने आज रिकॉर्ड कर ली, लेकिन इससे रिलेटेड जो वारंटी दी वो अगले 5 साल तक वैलिड है। क्या मुझे पता है कि आप लोग कब आ जाओ, खराब हो गए इसको ठीक करके दो? नहीं। क्या मुझे यह पता है जब मैं ठीक करूंगा मेरा खर्चा कितना आएगा? नहीं, इसका भी आइडिया नहीं। तो ये चूंकि मैंने आपसे कमिट कर लिया हुआ है तो लायबिलिटी तो मेरी बन गई, लेकिन ना इसकी टाइमिंग का मुझे पता है, ना इसकी अमाउंट का पता है कि कब ये सर्विस देनी पड़ेगी, कितना मेरा खर्चा आ जाएगा। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या नाम यूज करते हैं? क्या चीज है आपकी? ये प्रोविजन है। तो आप लोग देखेंगे अब आगे जब हम क्वेश्चन किया करेंगे ना, उसमें अक्सर आ जाया करेगा प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, इस तरह के अकाउंट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं? प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं एक बेस्ट जजमेंट की बेस के ऊपर। माइट भी कल को उतना ही खर्चा आ जाए, कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, या शायद खर्चा ही ना आए, वो फिर उसकी बाद में एडजस्टमेंट डलती रहती है। तो IAS 8 आपने पढ़ा था ना, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, फिर वो रूल अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोविजन क्या चीज है। तो हमने कहा प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट, कि ये आपकी लायबिलिटी है, ऐसी लायबिलिटी जिसकी अमाउंट या टाइमिंग अनसर्टन होती है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा ITA के अंदर अक्सर आप लोग वर्ड लिखते थे प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, हालांकि आप लोग अब बुक्स देखें ना, वहां कहीं प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं लिखा होता, वहां लिखा होता अलाउंसेस फॉर बैड डेट। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट इस प्रोविजन को मिक्स कर जाते थे उसके साथ के जी प्रोविजन, तो इसी वजह से ना स्टैंडर्ड उसके लिए अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट का वर्ड यूज करता है। कहता है वो प्रोविजन नहीं है, क्योंकि प्रोविजन जो है ये आपकी सिर्फ लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो बात हम लोग कर रहे थे प्रोविजन क्या चीज है। तो स्टैंडर्ड ने कहा प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, एक ऐसी लायबिलिटी है जिसकी टाइमिंग और अमाउंट अनसर्टन होती है। अच्छा, कई दफा दोनों चीजें अनसर्टन हो जाती हैं, एंड भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक टर्म यूज हुई लायबिलिटी, तो फिर स्टैंडर्ड ने ना लायबिलिटी को डिफाइन किया। कि लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी की डेफिनेशन स्टैंडर्ड ने वो फ्रेमवर्क वाली ही यूज की हुई है। आपको याद होगा ITA में आप लोगों ने पढ़ा था कि लायबिलिटी क्या होती है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन
arises due to past events and there is expected outflow of resources to settle it. ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था उधर भी कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अच्छा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ऐसी ऑब्लिगेशन, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो करंटली एग्जिस्ट कर रही है। एक वर्ड होता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन, उसके नाम से क्या लग रहा है? हाँ, हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, लेकिन यहां पे कहते हैं लायबिलिटी पॉसिबल नहीं होती, लायबिलिटी हमेशा प्रेजेंट होती है। तो कह रहा है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या अराइजेस ड्यू टू पास्ट इवेंट, कह रहा है पास्ट में कोई ऐसा काम हुआ था जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन बनी, आपने उधार चीजें खरीदी थी तो अब आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने पैसे देने। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी पास्ट इवेंट जैसे क्रिएट होगी एंड देयर इज एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू सेटल इट, और कह रहे हैं इसको सेटल करने पे ना आपके रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। ठीक है, यानी एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू सेटल इट। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है कि आउटफ्लो रिसोर्सेज टू सेटल इट। तो ये उसने इसके फीचर दिए हुए। तो ये सेम वही डेफिनेशन है जो हमने आईटीए में भी पढ़ी थी, वो फ्रेमवर्क वाली, वही यहां पे चल रही है। अच्छा, यहां पे जब ऑब्लिगेशन का वर्ड यूज हुआ तो फिर स्टैंडर्ड ने इसको आगे एक्सप्लेन किया। जी, तो नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन। स्टैंडर्ड कहता है ये जो ऑब्लिगेशन, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दो तरह की होती है। कहता है एक होती है लीगल ऑब्लिगेशन और एक होती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन और दूसरा आप कहना क्या, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ या कॉन्ट्रेक्चुअल बाउंड होने की वजह से क्रिएट हो जाए। कॉन्ट्रेक्चुअल बाउंड होने की वजह से क्रिएट होने का मतलब आपने किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी का कमिटमेंट की, सो अब आप रिस्पॉन्सिबल उस चीज के लिए। जैसे मैंने आपको एक प्रोडक्ट बेची, मैंने आपको उसका वारंटी कार्ड दिया कि यार 2 साल की इसकी वारंटी है, कोई मसला हो मेरे पास आ जाना, तो इसका मतलब मैं कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड हुआ हूं, मैंने एक आप लोगों को प्रॉपर एक इन राइटिंग कोई चीज दी हुई है। तो कहता है या तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्रिएट हो जाती, या फिर ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, कह रहा है किसी लॉ के ऑपरेशन की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। फर्ज करें आपकी जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और जो भी इसका स्क्रैप बचता है मटेरियल का, वो चूंकि सेलेबल नहीं होता वो बाहर फेंक दिया करती है। अब एक अरसे तक कोई एनवायरमेंट फ्रेंडली लॉबीज एक्टिव नहीं थी, आप पोल्यूशन फैला रहे थे। आज कोई लॉ पास हो गया कि जी जिसने पोल्यूशन फैलाई है वो सारा इसको साफ करवाए, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि एक लॉ ऐसा आ गया जिसकी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ठीक है, तो वो भी आपकी क्या बनेगी, लीगल ऑब्लिगेशन। इसी तरह अगर आप लोग देखें आगे इंशाल्लाह आप लोग जॉब्स वगैरह करेंगे, आपकी सैलरी वगैरह जो होगी, तो आपको आप देखेंगे कि आप लोगों को टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो क्या आपने गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको टैक्स दिया करूंगा?
नहीं, लेकिन वो आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान का रूल है कि जी जो भी हमारे सिटीजन होंगे, जब एक सेट अमाउंट ऑफ इनकम से उनकी इनकम एक्सीड करेगी तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो भी आप लोगों की लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है। तो लीगल ऑब्लिगेशन सिंपल लफ्ज़ों में मैंने आपको ये कह दिया कि ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ या कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड होने की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन में आप लोगों ने ऐसा किसी को इन राइटिंग नहीं दिया होता, लेकिन आपकी पास्ट प्रैक्टिसेस, आप लोगों का प्रमोशनल मटेरियल, आपकी पब्लिश्ड पॉलिसीज की वजह से किसी बंदे के जहन में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है कि यार इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने ले ली है। ठीक है, यानी दोबारा सुन लें, आपको मैंने कहा आपकी पास्ट प्रैक्टिसेस की वजह से, आपके प्रमोशनल मटेरियल की वजह से, आपकी पब्लिश्ड पॉलिसीज की वजह से वैलिड एक्सपेक्टेशन किसी के जहन में क्रिएट हो जाए कि इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग ले चुके हो, तो वो आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी टेलीविजन पे ऐड आ रही 2 साल वारंटी, अखबारों में ऐड आ रही 2 साल वारंटी, जगह जगह मैंने हैंग किए हुए हैं यानी शॉप्स के अंदर कि जी मेरी प्रोडक्ट की 2 साल की वारंटी होगी। आप लोग मेरी शॉप पे आ गए, आपने मेरी प्रोडक्ट खरीदी और मैंने आप लोगों को वारंटी कार्ड कोई नहीं दिया। माइट भी मेरे जहन में ये था मैंने आपको वारंटी नहीं देनी। आप लोग प्रोडक्ट लेके चले गए, कोई साल बाद वो चीज खराब हो गई, आप लोग मेरे पास आ गए कि यार चीज खराब होगी रिपेयर करके दो, और मैं आपको कहूं यार मैंने तो आपको वारंटी नहीं दी थी, मैंने कोई कार्ड दिया था आपको, तो ये मेरी लीगल ऑब्लिगेशन कोई नहीं है। मैंने कौन सा आपको कोई कार्ड दिया हुआ इन राइटिंग के जी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इस काम का। लेकिन मेरा जो प्रमोशनल मटेरियल था उसको आपने देखा कि जी हर जगह लिखा 2 साल वारंटी, 2 साल वारंटी, मैंने आपको कार्ड नहीं दिया तो आपके ज़हन में आ गया होगा शायद बगैर कार्ड के 2 साल वारंटी दे देता होगा। तो अब मेरी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन ये मेरी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में चले गए ना कि जी इसने कहा था और अभी मुझे रिपेयर नहीं करके दे रहा, तो उस कोर्ट का डिसीजन मुझे आ जाना जी इसको रिपेयर करके दो। अब हालांकि मैं अगर उधर कोर्ट में कहूं ना मैंने इसको वारंटी कार्ड नहीं दिया, तो वो लोग कहेंगे ठीक है तुम्हारी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन तुम्हारी पब्लिश पॉलिसीज की वजह से उस बंदे के जहन में एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ली है, रिपेयर करके दो। तो मेरी कौन सी ऑब्लिगेशन बन जाएगी? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो आप लोगों के क्योंकि FR2 में MCQs आते हैं ना, तो कई दफा इस टाइप के MCQs आ जाते हैं, तो इसलिए आप जरा ख्याल रखिएगा कि लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है और कंस्ट्रक्टिव क्या होती है। ये ना हो कि उसने डेफिनेशन लीगल वाली लिखी हो और नीचे आप लोग कंस्ट्रक्टिव को टिक करें। तो इसलिए इसके अंदर आपको कहना क्या, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ या कॉन्ट्रेक्चुअल बाउंड होने की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इसमें आपकी पास्ट प्रैक्टिसेस, आपकी पब्लिश्ड पॉलिसीज, आपका प्रिंटेड या प्रमोशनल मटेरियल जो होता है उसकी वजह से किसी के ज़हन में एक्सपेक्टेशन बन जाती है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको एविडेंस देता है कि जब ये कंप्लीट होगा तो इसकी कॉस्ट इसके बेनिफिट से एक्सीड कर गई होगी। ठीक है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको एविडेंस दे कि जब ये कंप्लीट होगा इसकी कॉस्ट इसके बेनिफिट से एक्सीड कर जाएगी, तो वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, कॉस्ट बेनिफिट से एक्सीड कर जाएगी, क्या मतलब इसका? लॉस हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको एविडेंस दे देना कि जब ये कंप्लीट होगा तो लॉस देगा, तो उसे हम ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड है ना, इसकी एग्जांपल आपके बुक में डाली हुई स्टैंडर्ड के अंदर, ICAP ने ना वो एज इट इज आपके पेपर में कॉपी भी की हुई है।
तो मैं वही थोड़ी सी कोट कर देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा समझना आसान हो जाए कि ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉस दे देगा। अब उसने स्टैंडर्ड एग्जांपल दी हुई, कह रहे हैं एक फैक्ट्री है, उसने एक वेयर हाउस किराए पे लिया, 3 साल का लीज पीरियड है, नॉन कैंसलेबल लीज है, नॉन ट्रांसफरेबल लीज है। नॉन कैंसलेबल का क्या मतलब? कैंसिल नहीं होगी, 3 साल का किराया देना पड़ना है, चाहे इस्तेमाल करो चाहे ना करो। नॉन ट्रांसफरेबल, इसका क्या मतलब? किसी और को नहीं दोगे, खुद ही इस्तेमाल करोगे। ये नहीं है कि आप मुझसे लेके किसी और को किराए पे दे दोगे, तुम इधर रह लो। तो उसने कहा 3 साल का आप लोगों की कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो कि नॉन कैंसलेबल, नॉन ट्रांसफरेबल था। कह रहा है बाय द एंड ऑफ ईयर 1 हमें रियलाइज हो गया कि यार इस वेयर हाउस की वजह से हमारी तो कॉस्ट बढ़ गई है। तो कहता हमने डिसाइड कर लिया अब हम इस बिल्डिंग को खाली कर देंगे। पहले साल के एंड पे आपने डिसाइड कर लिया बिल्डिंग को खाली कर देंगे। देखें, पहला साल आपने यूज किया, उसका रेंटल देना है, वो तो एक्सपेंस है, लेकिन अगले 2 साल आपने इस्तेमाल नहीं करना, बट रेंट तो उसका देना है। इसका मतलब उस बिल्डिंग से अगले 2 साल में बेनिफिट कोई नहीं मिल रहा, लेकिन कॉस्ट तो आ रही है। तो इसका मतलब आप लोगों को आज एविडेंस मिल रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था अब ये लॉस देगा। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। तो आगे जाके आप देखेंगे जब मैं स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे यार जो साल था उसका रेंट तो रिकॉर्ड करना ही करना था एक्सपेंस के तौर पे। ये जो अगले 2 साल का रेंट है इसकी भी आज ही प्रोविजन डाल दो, इसको भी आज ही एक्सपेंस शो करा दो, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दो। ठीक है। तो बहरहाल अभी तक हम क्योंकि डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो ट्रीटमेंट को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। फिलहाल आप ये याद रखें, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगों को एविडेंस दे देता है कि जब ये कंप्लीट होगा तो इसकी कॉस्ट इसके बेनिफिट से एक्सीड कर जाएगी। अच्छा, स्टैंडर्ड है ना, वैसे आगे पढ़ेंगे भी हम, तो उसने आपको कहा हुआ जो रूटीन को ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना वो ना इसमें क्रिएट कर दिया करो। जैसे आपको मैं कहूँ यार मैंने बिल्डिंग किराए पे ली है और अगले 5 साल तक किराए पे बिल्डिंग रहनी है, मैं अपनी नहीं खरीद सकता, तो क्या 5 साल का रेंट आज एक्सपेंस शो करा दूं? नहीं, वो तो साथ वो कहता है रूटीन के जो ऑपरेटिंग लॉसेज हैं वो जब होते हैं तब बुक होंगे। लेकिन इस तरह का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये ऑनरस होता है, इसकी प्रोविजन हमें डालना पड़ती है। तो बहरहाल ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का आपको मैंने बता दिया सिंपल उसमें जो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, कई स्टूडेंट के ज़हन में ये पॉइंट आ जाता है कि अगर लॉस ही देना तो साइन क्यों किया? एक्चुअली जिस वक्त आप साइन कर रहे होते हैं ना उस वक्त तो आपको बेनिफिट नजर आ रहा होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप रियलाइज कर जाते हो कि यार अब इसका आगे फायदा नहीं रहा, ये अब हमें नुकसान देगा। जी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, इसकी ना 2 डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन पे आते हैं। स्टैंडर्ड कहता है कि कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही होती है फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट्स की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे, और वो इवेंट आपकी मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे, और वो इवेंट आपकी मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो। मसलन फर्ज करें मेरे कस्टमर ने मेरे खिलाफ सूट फाइल कर दिया कि इन्होंने जो फूड आइटम हमें सप्लाई की थी उसको कंज्यूम करके फूड पॉइजनिंग हुई है, डैमेजेस दिलवाए जाए। मतलब मेरी फूड से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का काम है और फूड रिलेटेड प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, कस्टमर ने कोर्ट में जाके केस कर दिया कि जी इसकी जो फूड हमने यूज की उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई, डैमेजेस दिलवाए जाएं। क्या कंफर्म मेरी लायबिलिटी होगी? नहीं। किस पे डिपेंडेंट है? कोर्ट के डिसीजन पे। कल को कोर्ट ने कहा जी दो इसको 10,000 रुपए, तो डैमेजेस बन गए, देनी पड़ेगी।
और अगर उसने कहा नहीं कोई फॉल्ट नहीं है तुम्हारा, तो नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि पॉसिबल? ये मेरी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, और ये डिपेंड कर रहा है कोर्ट के डिसीजन पे। ठीक है, यानी अगर इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, आपका ने कहा था कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे, और वो इवेंट आपकी मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो। देखिए, अगर मैंने खुद ही डिसाइड करना हो मैंने इसको डैमेजेस देने हैं कि नहीं देने, तो फिर अनसर्टन तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने सोच लिया ना देने हैं तो कंफर्म लायबिलिटी, और अगर मैंने सोच लिया इसको 1 रुपया भी नहीं दूंगा तो लायबिलिटी कोई नहीं। तो इसलिए उसने आपको कहा कि वो जो डिसीजन जिसने पास करना है वो चीज आपके कंट्रोल में ना हो। अब जैसे कोर्ट ने पास करना है, माइट भी कोर्ट मुझे के दो, माइट भी कोर्ट के ना दो। इसी तरह मैंने कल आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी। फर्ज करें आप लोगों को लोन की जरूरत है, आप किसी बैंक के पास चले गए, बैंक ने कहा कि किसी को आपके बिहाफ पे गारंटी दे। आप लोग मेरे पास आ गए, मेरे जानने वाले थे कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आप गारंटी दे दो, हमने बैंक से लोन लेना है। मुझे पता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के, यार आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, डिफॉल्ट नहीं करोगे, बस एक फॉर्मेलिटी है, चलो मैं जाके साइन कर देता हूं। मैंने बैंक को जाके अंडरटेकिंग दे दी कि जी आप इसको लोन दे दें, अगर खुदा ना खास्ता इसने वापस ना किया मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा, मैं दे दूंगा। क्या ये मेरी कंफर्म लायबिलिटी होगी? नहीं, ये मेरी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। अगर कल को आप लोगों ने फॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट किया, ना दिए उसको पैसे, तो फिर तो बैंक मेरे पास आ जाएगा ना, तुमने अंडरटेकिंग दी थी 2 पैसे। और अगर आप लोग टाइमली देते रहे तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। इसका मतलब ये भी हमारी क्या कहलाएगी? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कि एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जी यहां तक क्लियर हो गया? तो ये थी इसकी पहली डेफिनेशन कि कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही हो फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे, और वो इवेंट आपकी मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो। अच्छा, इसकी दूसरी डेफिनेशन करने से पहले मुझे एक चीज डिस्कस करना पड़ेगी, उसको भी नोट ना कीजिएगा, बाद में बताऊंगा कहां पे जाकर नोट करना है। वैसे भी मैं यहां लिखने लगा हूं। recognition criteria of provision। recognition criteria of provision कि कब प्रोविजन रिकॉर्ड की जाती है। स्टैंडर्ड ने कहा 3 क्राइटेरियाज हैं, जिस दिन ये तीनों पूरे हो जाएं प्रोविजन रिकॉर्ड किया करो। अब वो 3 क्या हैं? नंबर 1, present obligation, number 2 expected outflow of resources, and number 3 reliable estimate of cost। ठीक है, रिकग्निशन क्राइटेरिया प्रोविजन का, कि प्रोविजन कब रिकॉर्ड करनी। स्टैंडर्ड ने कहा जिस दिन ये तीनों कंडीशनें पूरी हो जाएं आप रिकॉर्ड किया करो। अब वो 3 कंडीशन क्या है? कहता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे लायबिलिटी में भी देखें वर्ड क्या था? प्रेजेंट। तो कह रहा है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 एक्सपेक्टेड हो कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होना है, और नंबर 3 रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट भी हो। जब तीनों पूरे हो जाएं तो कहता है रिकॉर्ड कर देना। अब फर्ज करें मेरी जो प्रोडक्ट है क्वालिटी वाइज ऐसी है कि 2 साल तक तो इसको कुछ होता ही नहीं है। 2 साल के बाद पॉसिबिलिटीज होती हैं शायद कोई कंप्लेंट आना शुरू हो जाए। ठीक है, यानी मेरी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी है कि 2 साल तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, 2 साल के बाद मसला कोई बन सकता है।
मैंने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कह दिया कि यार 1 साल की वारंटी है, कोई भी मसला हुआ आना, मैं आपको रिपेयर करके दूंगा। अब मैंने जब आपको वारंटी कार्ड दिया तो मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो बन गई, ठीक है, यानी आप लोगों का मेरा ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने आपको वारंटी कार्ड दे दिया, अंडरटेकिंग मैंने दे दी। क्या एक्सपेक्टेड है आउटफ्लो होगा? नहीं, मुझे पता है 2 साल तक होना कुछ नहीं, मैंने तो आपको साल का टाइम दिया था, ये तो जस्ट फॉर अट्रैक्शन मैंने साल कह दिया, और मुझे पता है इस दौरान आउटफ्लो मेरा नहीं होना। तो जब आउटफ्लो नहीं होना तो क्या मुझे प्रोविजन रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं, तो मैं प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करूंगा। उसकी रीजन क्या है? स्टैंडर्ड ने कहा तीनों की कंडीशनें पूरी होनी चाहिए और वहां पे एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं है, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको प्रोविजन की रिकग्निशन के बारे में बताया। अब वापस आते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की सेकंड डेफिनेशन पे। अच्छा, पहली डेफिनेशन क्या थी? पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही थी फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट की अकरेंस या नॉन अकरेंस पे, और वो इवेंट मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है। उधर वर्ड था पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब मैं सेकंड डेफिनेशन बता रहा हूं, कहता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी, ठीक है, उधर पॉसिबल का वर्ड था, इधर वो कहते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी, बट आप लोगों ने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। अब क्वेश्चन इनमें क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? कहते हैं या तो एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं था, तो या फिर रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट नहीं था, ठीक है। कहता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी बट आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की। रीजन क्या थी? या एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं था, तो या फिर रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट नहीं था। तो कह रहे फिर आप लोग उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो फिर उसको क्या करूंगा? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज डिक्लेयर करूंगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। क्या ट्रीटमेंट होती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो बहरहाल रिकॉर्ड नहीं होती। ये स्टैंडर्ड ने क्लियरली कहा हुआ है, ना कॉन्टिंजेंट एसेट रिकॉर्ड होगा ना कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी। जी, आपको मैंने पहले तो बताया ना प्रोविजन रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया क्या, मैंने आपका ये 3 कंडीशनें होती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ने कहा कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी, मतलब पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, लेकिन कहता बुक्स में फिर भी रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहता या तो आपको लगता नहीं था आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होंगे, तो या फिर रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट नहीं था। तो जब तक ये तीनों कंडीशनें पूरी नहीं ना होंगी, बुक्स में प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो कहता है जब तक आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे उस वक्त तक आप उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के अंदर कवर करोगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके बिहाफ पे बैंक को वारंटी दी थी, क्या कंफर्म था मैंने पैसे भरने? नहीं, तो मेरी पॉसिबल ऑब्लिगेशन थी। हालांकि मैंने बैंक को इन राइटिंग अंडरटेकिंग भी दी हुई थी, लेकिन मुझे लगता नहीं था मेरा आउटफ्लो होना है, तो मैं उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा कि जी मेरी लायबिलिटी बन गई। हां, जब आप लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया और बैंक ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे पता चला यार अब ये तो पैसे नहीं दे रहा, तब मैं रिकॉर्ड करूंगा कि यार अब मेरे जुम्मे ये पैसे पड़ गए, मुझे भरना पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की दूसरी डेफिनेशन ये बताई थी, कहता है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है लेकिन अगले 2 क्राइटेरियाज में से कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा जिसके साथ उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो वो फिर आपकी इसमें फॉल कर जाती। क्लियर हो गया पॉइंट भी? अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। That is contingent assets. अच्छा, contingent liability और contingent asset डेफिनेशन तकरीबन सारी सेम है, बस एक में liability का लफ्ज यूज होता है तो दूसरे में asset का। देखें, एक बंदे के लिए contingent liability तो दूसरे के लिए contingent asset। फर्ज करें आप मेरे एम्प्लॉई हैं, आपने कोर्ट में जाके केस कर दिया कि यार इसने सूटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं दी हुई, हेल्थ इफेक्ट हो गया, डैमेजेस दिलवाए जाएं। अब मेरे लिए वो क्या है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। शायद मुझे आपको पैसे भरने पड़ जाएं, शायद ना ही भरने पड़े। आप लोगों के लिए वो क्या है? कॉन्टिंजेंट एसेट। शायद मुझे पैसे मिल जाएं,
शायद ना ही मिले। ठीक है, तो अब इसलिए डेफिनेशन सेम है, बस एक में एसेट का लफ्ज यूज होना है, दूसरे में लायबिलिटी। अब मैं एसेट की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, कह रहे कोई भी ऐसा एसेट जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही होती है एक या एक से ज्यादा इवेंट की अकरेंस या नॉन अकरेंस पे, और वो इवेंट मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो, तो कह रहे वो कॉन्टिंजेंट एसेट है। अब जैसे आप लोगों ने मेरे खिलाफ केस तो कर दिया, अब आपको लगता है कि शायद मुझे पैसे मिल जाएं, शायद ना मिले, बट ये डिपेंड कर रहा है कोर्ट के डिसीजन पे, तो वहां पे वो आप अपनी बुक्स में क्या शो कराएंगे, उसको कॉन्टिंजेंट एसेट। तो जैसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होती, वैसे कॉन्टिंजेंट एसेट भी रिकॉर्ड नहीं होता। रीस्ट्रक्चरिंग, अटेंडेंस तो लगा गया था। अच्छा जी, कर अच्छा जी, रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग को स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया हुआ है, कह रहे चेंज इन इधर स्कोप और मैनर ऑफ बिजनेस। ठीक है, चेंज इन इधर स्कोप और मैनर ऑफ बिजनेस। स्कोप चेंज करने का मतलब ये है, एक जी, तो कह रहे चेंज इन इधर स्कोप और मैनर ऑफ बिजनेस। स्कोप चेंज करने का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन की तरफ आप लोग चले जाओ। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होगा? हाँ, ऑपरेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, कम कर दें, रिड्यूस कर दें, माइट भी कोई आप लोग अपना ऑपरेशन बंद कर दें। ठीक है, बंद भी किया जा सकता है, बेचा भी जा सकता है, कोई एक सेगमेंट, एक पार्ट ऑफ बिजनेस। अच्छा, इसी तरह आपको मैंने कहा कि एक्सपेंशन भी हो सकती है, क्या बिजनेस को एक्सपेंड कर जाओ। एक्सपेंशन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी आ जाती है, कि आप डाइवर्सिफाई कर जाओ। ठीक है, डाइवर्सिफाई का मतलब किसी और इंडस्ट्री की तरफ स्विच कर जाओ साथ, तो वो भी इसके अंदर फॉल कर जाता है। ठीक है, जैसे अक्सर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स वगैरह को देता होता हूं कि आप लोगों ने देखा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, अब पंजाब कॉलेज जो है शुरू में जब ये बना था तो ये खाली कॉमर्स कॉलेज था लाहौर के अंदर, ये सिर्फ आईकॉम और बीकॉम कराते थे। अब अगर किसी बच्चे ने एफएससी करनी तो भी एडमिशन नहीं मिलना, बीएससी करनी तो भी नहीं मिलना, मास्टर करना है तो भी नहीं मिलना, सिर्फ आईकॉम और बीकॉम। तो कॉमर्स कॉलेज था उनका। फिर कुछ अरसे के बाद उन लोगों को रियलाइज हुआ कि यार हम लोग खाली कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को करते हैं आईकॉम बीकॉम, और बीकॉम करने के बाद बच्चा वो कहीं और चला जाता है, यानी इन अदर वर्ड्स नर्सरी हमारी है, आगे मास्टर के लिए कहीं और चला जाता है। तो उन लोगों ने ना अपनी उधर एक यूनिवर्सिटी बना ली, ठीक है, यूसीपी के नाम से, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। तो उन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया, जो उनका स्टूडेंट बीकॉम करता था उसको वो कहते थे कि अगर आप यहां से एमबीए कर लो
तो हम आपको 50% ट्यूशन फी में डिस्काउंट दे देंगे। यानी अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि आईकॉम, बीकॉम और मास्टर प्रोग्राम्स। फिर उन दिनों 90s की मैं बात कर रहा हूँ, 94 95 की, उन दिनों ना कंप्यूटर साइंसेस की बड़ी डिमांड थी, वो लोगों का इंटरेस्ट बन गया था। तो इन्होंने साथ क्या कर दिया, MCS वगैरह शुरू करा दिया। अब कई स्टूडेंट जो आईकॉम के बाद आना चाहते थे वो कहते थे जी BCS और MCS कर लो, अगर आईकॉम के बाद आना चाहते हैं BBA MBA कर लो, अदरवाइज बीकॉम के बाद आप लोग BC उसमें यानी MBA वगैरह कर लो और आगे चले जाओ। अब उन्होंने क्या किया, बिजनेस एक्सपेंड किया बट एजुकेशन इंडस्ट्री में ही रहे। फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने इस्लामाबाद में अपनी यूनिवर्सिटी बना ली, माजू के नाम से, जिसको कस्ट के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये भी उन्हीं की है। उसके बाद फिर इन लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज किया कि यार हमारे पास तो बच्चा आता है मैट्रिक के बाद, इसका मतलब उससे पहले 11-12 साल एजुकेशन कहीं और से ले लेता है। तो इन्होंने अपने अलाइड स्कूल बना लिए, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, प्ले ग्रुप से बच्चा लेते हैं और PhD तक कराते हैं। तो यानी और साथ उन्होंने क्या किया हुआ है, अगर किसी बच्चे ने अलाइड स्कूल से मैट्रिक की है तो उसको आईकॉम बीकॉम वगैरह में या FSC वगैरह में डिस्काउंट मिलेगा, अगर वहां से किया यूनिवर्सिटी में डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह करके वो आगे कैरी ऑन करते हैं। तो ये उन्होंने बिजनेस एक्सपेंड किया लेकिन इंडस्ट्री सेम रही। मीनवाइल उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने टेलीविजन चैनल खोलना शुरू कर दिए, जैसे दुनिया न्यूज़ है, मसाला टीवी है, ये सारा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वालों का है। तो ये उन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफाई किया अपने आप को। ये भी एक्सपेंशन ही थी लेकिन डाइवर्सिफाई कर गए, एजुकेशन से हट गए, मीडिया की तरफ चले गए। फिर कुछ अरसे के बाद उन लोगों ने क्या किया, लाहौर के अंदर अपनी बेकरीज बनाना शुरू कर दी। अभी कोई 5-6 महीने पहले उन्होंने सारी बंद कर दी हैं। डोसे के नाम से इन्होंने अपनी बेकरीज बनाई थी और अक्सर इन्होंने UCP के सामने अपनी 2 ब्रांचेस बनाई थी और अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा था कि अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड दिखाओ, 50% तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब वो क्या था कि वहां पे स्टूडेंट्स वगैरह इनके जाते थे, 50% डिस्काउंट होता था। बट फ्लॉप क्यों हुई कि स्टूडेंट जब जाते हैं तो उनको सिटिंग अरेंजमेंट भी चाहिए होता है कि वहां पे बैठ के खाएं, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था उनका। तो वो फिर साथ लाइन के लाइन, अगर कभी आप लोगों का इत्तेफाक हो तो UCP के दोनों साइडों पे, रोड की दोनों तरफ कैफे और रेस्टोरेंट नहीं है। वो आप सुबह चले जाएं, रात को चले जाएं, उधर रश ही लगा होता है, ठीक है। तो अब वो क्या है कि वो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कैफे में सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाती है, होटल में मिल जाती है। तो शुरू में तो इनकी प्रोडक्ट उन्होंने खरीदी कि जी पिज्जा लो 50% डिस्काउंट है, अदर बेकरी आइटम लो 50% डिस्काउंट है। लेकिन जब वो अरेंजमेंट नहीं था बैठने का तो उसकी वजह से उनकी वो सेल इफेक्ट हुई और अब 2-3 महीने पहले उन्होंने वो बंद कर दी है। इसी तरह इन्होंने शुगर मिल के लिए ट्राई की थी लेकिन इनको लाइसेंस नहीं मिला, तो फिर शुगर मिल नहीं अपनी लगा सके। तो बताने का मतलब ये था कि इस तरह के जो आप काम करते हैं, या आप लोग क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, या तो एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं या कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। एक्सपेंशन सेम इंडस्ट्री में भी हो सकती है, डाइवर्सिफाई भी हो सकती है। इसी तरह अगर आपको मैं फर्दर एग्जांपल दूं, इधर भी आपने 1-2 बेकरियां शायद देखी होंगी गोरमे के नाम से। तो ये गोरमे बेकर जो है ये भी लाहौर का है। एक्चुअली इनका जो ओनर है ये लाहौर के अंदर है शिजान बेकरी। जैसे यहाँ पे तहजीब की प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है तो किसी दौर में शिजान वालों की प्रोडक्ट बड़ी अच्छी होती थी। तो ये उनका मैनेजर था, इसका ओनर। इसने सारा वहां से डाटा कलेक्ट किया, कहाँ से रेसिपीज आती हैं, कौन से शेफ इनके अच्छे हैं जो क्वालिटी वाइज अच्छी चीजें बनाते हैं। तो इसने क्या किया, वो सारा स्टाफ इकट्ठा करके अपनी गोरमे के नाम से बेकरी बना ली। अब शुरू के 4-5 साल गोरमे के नाम से इसने बेकरी बनाई। अब लाज़मी बात है, लिमिटेड रिसोर्स होंगे, आप एक आधी अपनी बेकरी तो खुद बना लेंगे। अब एक आधी बेकरी होगी तो आप उतना पॉपुलर नहीं हो सकते। तो इसने क्या किया, लोगों को फ्रेंचाइजीज दे दी कि जी आप लोग मेरे नाम से बेकरियां बना लो। अब जिन लोगों ने फ्रेंचाइजीज ली, बजाय इसके कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन रखते, उन्होंने अपनी इन हाउस बेकिंग शुरू कर दी। तो आप गोरमे की डिफरेंट बेकरीज पे जाओ ना, टेस्ट चेंज होता था। तो मीनवाइल फिर इन्होंने क्या किया, वो सारों के लाइसेंस वगैरह कैंसिल करके इन्होंने सारी अपनी ब्रांचेस बनाई। अब मेन इनकी प्रोडक्ट थी बेकरी आइटम। जब थोड़ा सा इनका नाम बन गया, लोग ट्रस्ट करना शुरू हो गए, यार इनकी अच्छी चीज होती है, तो इन्होंने फिर डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। जैसे लाहौर के अंदर इन्होंने मिल्क इंट्रोड्यूस करा दिया, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिर इन्होंने कैंडीज इंट्रोड्यूस करा दी, फिर इन्होंने कोल्ड ड्रिंक इंट्रोड्यूस करा दिए,
ठीक है। अब ये सारा फूड रिलेटेड एक्सपेंशन हो रही है। फिर उसके बाद इन्होंने लाहौर में क्या किया, केटरिंग का काम शुरू कर दिया, शादी हॉल बना लिए, मार्कीज बना ली। अब ये भी है फूड से रिलेटेड पार्टली। फिर इन्होंने क्या किया, उधर फर्नीचर के शोरूम खोल लिए। अब गोरमे वालों को उधर फर्नीचर के शोरूम है और एक्सपेंसिव फर्नीचर वहां से आपको मिलता है। यानी पहली दफा इन्होंने जब शोरूम बनाया इकबाल टाउन में, तो इन्होंने कहा कि जी पहले महीने जितने भी ऑर्डर आएंगे उनको हम 50% डिस्काउंट देंगे। तो मेरा दोस्त था एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो गया है अगले ही दिन, यानी आज अगर शोरूम खुला है तो अगले दिन उनके पास गया है। उसने कुछ चीजें पसंद की, उसने ऑर्डर प्लेस किया। उन्होंने कहा कि यार जितने ऑर्डर आ गए हैं ना, ये आज से 6 महीने बाद डिलीवर होगा, आपको ये ज़हन में रखिएगा। अब थी गोरमे खाने पीने की चीजें, बेकरी का काम, पहली दफा फर्नीचर में आया और इतने ऑर्डर मिल गए। फिर उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी उधर बना ली, अब वो कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है। उसके बाद फर्दर इन्होंने अपनी फार्मेसीज बना ली हैं, अब इनके मेडिकल स्टोर भी हैं वहां पे। तो ये सारा उन्होंने काम क्या किया है, डाइवर्सिफाई करके हैं, ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर भी, सेम के अंदर भी। जबकि मैनर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है काम करने का तरीका बदल जाए। काम करने का तरीका बदलने का मतलब कि जिस तरह आप बिजनेस ऑपरेशन करें तो उनमें चेंज आ जाए। अगेन अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा, आपको कई जगह पे गुल अहमद का स्टोर नजर आ जाता है, आइडिया, ठीक है, या निशात लिनन का नजर आ जाता है। आज से अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाएं तो ऐसे कोई स्टोर नहीं थे, ठीक है। होता क्या था कि इनके ना मेन जो बिजनेस है ना, इनकी सारी टेक्सटाइल मेजोरिटी एक्सपोर्ट होती है। तो इन्होंने क्या किया हुआ था, लोकल अपनी सेल इतनी नहीं रखी हुई थी। जो लीडिंग स्टोर थे 2-4, उनके पास सिर्फ इनकी प्रोडक्ट अवेलेबल होती थी, अदरवाइज सारी एक्सपोर्ट हो जाती थी। अब जैसे अगर मैं लाहौर की एग्जांपल दूं तो अल फतेह स्टोर था लाहौर के अंदर, ठीक है। इसी तरह 1-2 और स्टोर हैं। अगर आपको इनकी कोई प्रोडक्ट चाहिए सिर्फ वहां पे अवेलेबल होती थी और कहीं पे नहीं। और वो लोग भी क्या करते थे, होलसेल पे उनसे लेते थे, आगे रिटेल पे बेच देते थे। तो बाद में इन लोगों ने रियलाइज किया कि यार ये हमसे होलसेल पे लेकर रिटेल पे बेचते हैं और लोकल हमारी प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो इन लोगों ने अपने स्टोर बना लिए, ठीक है। अब आइडिया के नाम से गुल अहमद का स्टोर आपको मिल जाता है, निशात लीलन के नाम से आपको उनका स्टोर मिल जाता है। अब अगर आप उधर जाए ना तो वहां पे या इनकी अपनी प्रोडक्ट होती हैं या वो वाली इंपोर्टेड प्रोडक्ट होती हैं जो ये खुद इंपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हर मार्केट में अवेलेबल वाली चीज उनके पास पड़ी नहीं होती। यानी एक यूनिकनेस भी अपनी उन्होंने रखी हुई है और लोकल मैन्युफैक्चर्ड चीजें भी और इंपोर्टेड चीजें भी बेच रहे हैं। तो बताने का मतलब ये था कि उन्होंने मैनर ऑफ बिजनेस चेंज किया। पहले उनका टारगेट था सिर्फ होलसेल का और अब वो रिटेल आउटलेट्स पे भी चले गए। तो इसको भी हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर कवर किया करते हैं, ठीक है। तो ये आज इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट आपकी क्लास इंशाल्लाह मंडे को होगी। थैंक यू।